स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं गर्मी के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल, और इस संबंध में जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीके गुप्ता को। डॉक्टर गुप्ता, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि गर्मी के मौसम में बच्चों में कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी सावधानी तो ये है कि आप बच्चे को धूप से बचाएं, हीट से बचाएं। हीट स्ट्रोक ऐसी चीज़ है, अभी आप टेम्परेचर जैसे 42 डिग्री चल रहा है जी। बच्चे अगर बाहर खेलने जाएंगे तो उनको तो नहीं पता रहता है कि धूप क्या है और छाँव क्या है। तो एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हीट स्ट्रोक से बचाएं। और अभी जो टेम्परेचर चल रहा है 41, 42, इसमें तो सबसे बड़ी सावधानी है कि बच्चे को अपने पास संभाल करके रखें। अभी स्कूल खुला है जैसे, तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको ट्रेन करके बताना होगा कि भाई धूप में नहीं खेलें। और बच्चों को इस समय हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। जी जी। बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप बच्चे को धूप से बचाएं। दूसरा, हाइड्रेट करें। हाइड्रेट करने का मतलब है कि पानी पीने की उनको हैबिट डालें। अब पानी पीने का मतलब है कि सादा पानी ही पिलाएं, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़्यादा पानी पिलाएं जी। अब पानी पिलाने के लिए ही अभी जैसे हमने आपको एक ऐसी घटना हुई कि हम बताना चाहते हैं कि कहीं हम गए थे तो बच्चे को भूख नहीं लगती थी, गर्मी में भूख नहीं लगती बच्चों को, तो लोग फोर्सफुली खाना खिलाना चाहते हैं, तो वोमिटिंग होती है, कुछ भी हो गया, तो वो उनको इलेक्ट्रॉल पिलाना शुरू कर दिए, उनको ग्लूकोज का सोल्यूशन ग्लूकॉन पिलाना शुरू कर दिए। और उससे जो है बच्चे को दूसरे तरह की बीमारी हो गई, सोडियम से उसको हाइपरनेट्रीमिया हो गया, जिससे वो डिहाइड्रेशन हो गया। वो बहुत ही नुकसानदेह है। तो कोई भी चीज़ जो है, जब आप नेचुरल चीज़ों पे रहिए, नेचर के साथ रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जूस दीजिए, फ्रूट जूस दीजिए, सत्तू के घोल दीजिए, मट्ठा दीजिए, दही दीजिए, हाइड्रेशन इन सब चीज़ों से करिए। इन सब चीज़ों से हाइड्रेशन करेंगे, हैबिट डालेंगे तो आप बच्चे को स्वच्छ रखेंगे। दूसरा चीज़, बाज़ार से कोई चीज़ें कम से कम नहीं खिलाना चाहिए जी। ये इतना इन्फेक्शियस पीरियड है कि इसमें इन्फेक्शन का बहुत डर है। अगर बच्चे को डायरिया हो गया, बच्चे को इन्फेक्शन जॉन्डिस जैसे है, अभी वो खाने से ही होता है, खाने की चीज़ों से होता है। बाज़ार की चीज़ें ले आए और खा लिए तो जॉन्डिस भी होने का डर है, टाइफाइड होने का डर है। टाइफाइड भी खाने पीने की चीज़ों से होता है, गंदे पानी से होता है। तो ये स्वच्छता सबसे ज़रूरी है कि आप खाने के मामले में भी स्वच्छ रखें, पानी के मामले में भी स्वच्छ रखें, और बाज़ार की चीज़ों को न खिलाएं, जिससे कि इन्फेक्शन कंट्रोल रहे तो आप बहुत सी बीमारियों को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी सावधानी है कि स्वच्छता, डेली बच्चे को साफ भी रखें, उनको धूप से भी बचाएं, उनको हाइड्रेट भी करें, और बाहर की गंदी चीज़ों को न खिलाएं। जी जी। आमतौर पर जो तापमान अभी हमारे यहाँ चल रहा है 40-42 तापमान, वो मई के महीने में मिलता था, लेकिन आज अप्रैल के महीने में ही तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और 40 और 42 तक पारा जो है पहुँच चुका है। और स्कूल जो है सारे खुले हुए हैं, और स्कूल खुले हैं तो बच्चों की मजबूरी है या कहिए अनिवार्यता है कि उन्हें स्कूल जाना ही जाना है। ऐसे में स्कूल जाने में कई बार होता है कि खाना नहीं खाएं, क्योंकि अभी मॉर्निंग क्लासेस हैं। कई बार तो 5:30 में घर से निकल रहे हैं, कई बार 6 बजे तक स्कूल पहुंच जाना है। तो सुबह जो देर से बच्चे सो रहे हैं, सुबह उठकर देरी से खा भी नहीं पा रहे, जल्दी खा भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। क्या ज़्यादा समय तक पेट खाली रहे या पेट में कुछ उल्टा पल्टा चला जाए, तो क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? देखिए, मैं पहले बताया, समझा करके बच्चे को बहुत ही कायदे से स्कूल भेजना है जी। जैसे अभी माताएं क्या करती हैं, 100-200 ml का साफ पानी दे देती हैं उनको जी। कि इतना ही पानी पीना, बाहर का पानी मत पीना। और बच्चे हैं वो भी पानी नहीं पीते हैं, 100-200 ml ही पता चला वापस ले आते हैं जी। तो उनको कम से कम 2 बॉटल में पानी, एक में शिकंजी बना करके दे दीजिए, जिससे कि शरबत जैसी चीज़ें हो कि वो पी लें, जो उन्हें पसंद हो जी। वो पसंद की चीज़ें। 1 बॉटल में सादा पानी दे दीजिए। उनसे कहिए, खाने के लिए आप वहाँ फोर्स स्कूल में नहीं कर सकते, लेकिन सादा खाना जितना भी हो, जो उन्हें पसंद हो वही खाना दें। ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती उनसे कहें कि नहीं आप पराठे खा लो, आप ये खा लो,
तो वो बच्चे अपना उस हिसाब से नहीं करते हैं। तो ये चॉइस मदर को देखना है, पेरेंट्स को देखना है कि वो क्या खाएंगे या कितना खा के आते हैं स्कूल से, वो चेक करना चाहिए। हालांकि हर स्कूल में बना हुआ है, शेड्यूल है कि खाना खाने के समय लोग खड़े रहें, देखें कि बच्चे खा रहे हैं कि नहीं, लेकिन पीने के लिए, पानी पीने की तो हैबिट डालना पड़ेगा जी जी। साथ में। इसलिए हाइड्रेशन में बार बार हाइड्रेशन बोल रहा हूँ, इतने टेम्परेचर में छाँव में रहने का एक ट्रेनिंग दीजिए कि धूप में कभी मत खेलो, धूप में मत खड़े हो। और दूसरी चीज़ ये थी कि आप हाइड्रेशन जो है पानी खूब पीते रहो, जब भी ज़रा भी प्यास लगे अच्छे से पानी पियो। जी जी जी। गर्मी के दिनों में ज़्यादातर जैसा आपने बताया कि टाइफाइड, डायरिया जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो अभी हम एक एक करके उन बीमारियों के लक्षणों की बात कर ले, उसके बाद उसके इलाज की बात भी कर ले, तो हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो सबसे पहले हम टाइफाइड की बात कर ले कि अगर किसी बच्चे में टाइफाइड हो गया है तो उसमें शुरुआती दौर में क्या लक्षण नज़र आएगा, उसका बचाव किस प्रकार से किया जाए? देखिए, टाइफाइड हो गया है, टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है कि जो गंदे खाने से ही होती है जी। गंदा खाना, कोई भी बाजार का हो, घर का हो, गंदा पानी हो, जिससे टाइफाइड की बीमारी होती है। और सिम्टम वही है कि बुखार होता है, पेट में दर्द हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। लेकिन जो बुखार होता है वो कॉन्टिन्यूस फीवर होता है, एक तरह से लगातार, दवाई से उतरता भी नहीं है जी। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी हो रही है सोसाइटी में, कि अगर बच्चे को बुखार आया तो लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो कोई भी एंटीबायोटिक दे देते हैं जी। और पहले दिन टाइफाइड डायग्नोस नहीं हो सकता, दूसरे दिन भी नहीं हो सकता, तीसरे दिन भी नहीं हो सकता, फोर्थ डे होता है जी। अगर आप अंदाज से टाइफाइड की दवा पहले, दूसरे, तीसरे दिन दे देंगे तो फिर वो टाइफाइड जो है वो मल्टी रेजिस्टेंट टाइफाइड हो जाएगा, ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि उसका एक प्रॉपर डोज होता है, प्रॉपर ड्यूरेशन होता है कि इतने दिन तक का कोर्स देना है टाइफाइड का, ये दवाई देनी है उसको। अब जब बिना डायग्नोसिस के कोई दवा दे देगा, अब हर जगह 90% केस में यही होता है, बुखार आया तो माँ बाप भी सोचते हैं कि तुरंत बुखार ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, एक इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन है कि बुखार है तो 2-3 दिन आप बुखार को बुखार की दवा दे करके देख लें, डायग्नोस कर लें कि क्या है। वायरल है तो 3 दिन में ठीक ही हो जाएगा या कम हो जाएगा, लेकिन टाइफाइड है तो बच्चा और सिक होता चला जाएगा। 3 दिन बाद भले ही इलाज शुरू हो उसका, कोई बात नहीं है, 3 दिन डिले होना ही होगा, क्योंकि डायग्नोसिस होने में 3 से 4 दिन लगेंगे जी, बिना उसके पॉजिटिव नहीं आता। अब टाइफाइड हो गया तो कायदे से दवा होनी चाहिए, 10 से 15 दिन तक उसकी दवा चलती है ताकि परमानेंट टाइफाइड ठीक हो जाए। नहीं ठीक होगा, आधा तिहाई ठीक होगा, फिर दोबारा होगा, दोबारा होगा तो फिर और दवाएं चाहिए और सिक होगा। तो ये छोटी बीमारी, कहने को छोटी बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है और इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है कि एन्सेफेलोपैथी तक हो जाता है, तब डेथ भी हो जाता है जी, एब्डोमेन में परफोरेशन भी हो जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन की वजह है वो है जो आपको बताया कि हल्की फुल्की दवा लोग शुरू कर देते हैं और पता चला कि वो टाइफाइड जो सीरियस हो गया। और टाइफाइड के बारे में दूसरी जानकारी जो देनी जरूरी है वो ये है कि टाइफाइड की वैक्सीन आती है जी, वो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है। ऑफकोर्स महंगी वैक्सीन है, गवर्नमेंट के पास अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट में है जी, करीब 2000 रुपये के आसपास की वैक्सीन है। लेकिन एक बार लगवा ले तो 5 साल तक फिर टाइफाइड नहीं होता है, या होता भी है तो इतना माइल्ड होता है कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है जी जी। तो ये एक जनरल पॉपुलेशन में ये बात को आना चाहिए कि जो अफोर्ड कर सकता है कम से कम टाइफाइड की वैक्सीन बच्चे को जरूर बच्चे क्या बड़े को भी लगवा सकते, सबको लगवा सकते। किस उम्र से किस उम्र तक के लोगों को लगाया जा सकता है? 1 साल से लेकर के हमेशा बड़े लोगों तक सबको लगाया जा सकता है। एक सिंगल डोज 5 इयर्स कवर कर देता है जी जी। और एक बीमारी अगर किसी को टाइफाइड हो जाती है तो मतलब 4-5 हज़ार रुपया भी खर्च हो जाना बड़ी चीज़ नहीं है, प्लस 15 दिन का बच्चे का स्कूल या आदमी का वर्किंग डेज 10 डेज का चला जाता है। तो इसलिए टाइफाइड का वैक्सीन अवेलेबल है तो टाइफाइड का वैक्सीन लगवा लेना चाहिए जी। आपने कहा कि 3-4 दिन के बाद, चौथे दिन के बाद ही पता चलता है कि ये टाइफाइड है या नॉर्मल बीमारी बुखार है, तो क्या टाइफाइड के लिए कोई जांच भी करवानी पड़ती है? वही जांच चौथे दिन ही जांच होती है, ब्लड टेस्ट होता है जी। तो ब्लड टेस्ट होने से पता चल जाता है कि टाइफाइड है इसको और किस लेवल का है, कितना सीरियस है, पॉजिटिविटी पता चल जाती है, उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट चलता है जी। इसका इलाज और बचाव के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दें।
इलाज 100% है। अगर डायग्नोस हो गया ठीक से तो इलाज भी 100% है, दवाएं अवेलेबल हैं। मैंने पहले ही बताया कि अगर टाइमली बच्चा बहुत सिक नहीं हुआ है, आदमी ज़्यादा सिक नहीं हुआ, तो ओरल टैबलेट से, ओरल कैप्सूल से, उसी से ठीक हो जाता है। अगर और सीरियस थोड़ा हो गया तो इंजेक्टेबल दवाएं भी हैं, जिससे 100%, ऑलमोस्ट 100% ही क्योर है, कोई ऐसी बात नहीं है। जी जी। अब गर्मियों के मौसम में एक और चीज़ जो देखने को मिलती है वो है शादी का जो सीज़न है वो बहुत चरम पे पहुंच जाता है और वहाँ पे तरह तरह के खाने पीने का कार्यक्रम चलता है, और उसके पश्चात क्या होता है, दूषित जल और दूषित खाने के बाद डायरिया जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो डायरिया किस स्थिति में ख़तरनाक हो सकती है और कितनी जल्दी इस पे काबू पाने का प्रयास करना चाहिए? देखिए, दूषित खाना, दूषित पानी, जी, ये दो चीज़ें मैंने आपको बताया, इस कई बीमारियों की जड़ है। जी हाँ, कई बीमारियों की जड़ है। ये सावधानी बरतना कितना ज़रूरी है और कितने लोग इससे इन्फेक्टेड होते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। बारात होती है, आप सोचते हैं कि हम मिनरल वाटर पी रहे हैं, वो बड़ा बॉटल है, उसके अंदर क्या है, कौन सा पानी है, कोई नहीं जानता है। जी हाँ। उसी तरह जितने भी आप बाहर की चीज़ों को खाते हैं, सब्जियां धोते हैं, हलवाई जो भी करते हैं, जो भी फल धोते हैं, तो क्या मिनरल वाटर से थोड़े धोते हैं, गंदा पानी से ही धोते हैं। तो इन्फेक्शन के चांसेस तो बाहर रहते हैं, और उसमें हमारी इम्यूनिटी जितनी है वो बचा लेती है, इसलिए नहीं तो लाखों लोग रोज़ बीमार पड़े, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो बीमारियां होती हैं, वो डायरिया हो सकता है, अमीबाइसिस हो सकता है, बैसिलस डिसेंट्री हो सकती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकते हैं। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो जॉन्डिस। जी, आप गर्मी के समय में जॉन्डिस बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जो खाने की वजह से होती है, दूषित पानी से होती है, वो हेपेटाइटिस ए होता है। जी, जो हेपेटाइटिस ए बहुत पुराना, सभी लोग जानते हैं कि वो पीलिया की बीमारी होती है, 21-22 दिन में ठीक होती है, लेकिन कायदे से दवा हो, सब कुछ हो, लेकिन फिर भी 20-21 दिन लग जाएगा। सिम्टम्स वही होते हैं कि भूख नहीं लगता है, लूज मोशन भी हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, वीकनेस हो सकती है। तो ये सिम्टम्स होता है। डायरिया के साथ भी हो सकता है, बिना डायरिया के भी हो सकता है। जी, तो ये जो हेपेटाइटिस है, जो जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस ए, ये खाने की वजह से ही होता है। तो इसलिए बार बार कहते हैं कि घर में हैबिट डालनी चाहिए कि होली से लेके दिवाली तक जी, आपको बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, और खाना है तो बहुत संभल के खाना चाहिए कि जहाँ पर साफ सुथरा मिले। अदरवाइज ये पीरियड ऐसा है, अभी तो आपको ये गर्मी है, इसके बाद बरसात आएगी, वो और ही ज़्यादा इन्फेक्टिव सीजन है। तो आपको ये 6 महीना बचा के रखना ही होता है, मार्च टू सितंबर। तो मार्च टू सितंबर में अब जब एक खाने की बीमारी इतनी ज़्यादा है तो उसको तो बचाया जा सकता है। जी, उसके लिए आदमी को केवल जो है सावधान रहना है, और पानी जैसे घर में है, सबके घर में आरओ नहीं है, कम से कम बॉयल करके ठंडा करके तो पानी पी सकता है। जी हाँ, वो बिल्कुल आसान भी है। वो सबसे आसान है, बॉयल करके उसे घड़ा में रख दे, गर्मी के दिन में उसको पी सकता है। उससे 90% तो चीज़ें कवर हो जाती हैं, 10% तो कोई चीज़ नहीं कवर होती, तो कोई बात नहीं। जी, ज़्यादातर देखा जाता है गर्मी के मौसम में बच्चों के नाक से खून का गिरना, उसका कारण क्या है और उससे बचाव किस प्रकार से किया जाए? ये खून का गिरना बच्चों में क्या, बच्चों से लेके 1-2 साल के बच्चे से लेके 15 साल के बच्चों में होता है, देखा जाता है। जी, देखा जाता है। और ये ज़्यादातर 99% केस में बच्चे या तो हैबिट होती है उंगली डालने की नाक में, या कभी कोई फोड़ा हो गया, या कोई मदर्स जो है तेल वगैरह डालती हैं गाँवों में जो है, तो जो इरिटेंट होने से जो छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, इंजर्ड हो जाती हैं, जी, फिर वहाँ गांठ बन जाती है। तो जब भी कभी गर्मी वगैरह होता है, जब प्रेशर थोड़ा भी बढ़ेगा, तो बच्चे का भी प्रेशर बढ़ता है, आदमी का भी बढ़ता है, तो आदमी को भी ब्लीडिंग होती है। ऐसा नहीं कि नोज ब्लीडिंग नहीं होती, आदमी को भी हीट स्ट्रोक में ब्लीडिंग होती है। बच्चों को और जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो जो नॉट बना है जी, वही जो है लीक करता है। तो इतने घबराने की कोई बात नहीं होती है बच्चों में। ब्लीडिंग अगर नोज से हो रही है बिना चोट लगे हुए, अगर ऐसे ही हो रही है, तो उसको कोल्ड पैक कर देना है, सिंपल जो है, और उसको घर में भी रख सकते हैं, कुछ ऐसी परेशानी की बात नहीं है। आइस पैक कर दें, वो कर दें, थोड़ा बंद हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसको ड्रॉप, नेजल ड्रॉप मिलता है, कुछ उसमें भी सिंपल है, ग्लिसरीन की सिंपल ड्रॉप डाल दें तो भी बच्चे को नहीं होगा बाद में।
जी जी। आपने कहा कि आइस पैक कर दे, यानी बर्फ का टुकड़ा जो है वो नाक के ऊपर लगा देने से भी कंट्रोल हो अगर जाता मतलब है। ट्रेंड घर है, बैंडेज वगैरह है, तो उसको आइस में सोक करके उसको अंदर थोड़ा पैक भी कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, और बच्चे को थोड़ा सा मतलब ये नहीं कि एस्पिरेट कर ले तो उसको थोड़ा साइड कर देंगे, तो घर में फर्स्ट एड कर सकते हैं, करके उसके बाद दिखा सकते हैं। तो जी, चांसेस 90% तक रुक जाएगा, नहीं रुकता है तो आके हॉस्पिटल में दिखा लें, तो 1 दिन 2 दिन पैकिंग होगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा। जी जी। एक और जो समस्या आजकल देखने को मिल रही है वो है सर दर्द की समस्या। बच्चों में सर दर्द के साथ बुखार हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही सर दर्द होता है, फिर धीरे धीरे ठीक भी हो जाता है, फिर सर दर्द होता है। ये किस तरह की समस्या है? ये 2 चीज़ें हैं जी। एक सर दर्द, केवल सर दर्द, एक सर दर्द एवं बुखार। जी हाँ। बुखार होगा तो सर दर्द होगा, वो जी तो बुखार का एक पार्ट हो गया, हाँ, सिम्टम्स है। वो जी। सिम्टम हो गया, बुखार का ही एक सिम्टम हो गया कि सर दर्द भी हो रहा है, जी, भूख भी जी। नहीं लग रहा है, प्यास भी ज़्यादा लग रही है, तो बुखार हो गया। जी और जो सर दर्द है, सर दर्द को तो क्लासिफाई करना होगा कि किस एज में बच्चे को सर दर्द हो रहा है, कितना फ्रिक्वेंटली हो रहा है। सर दर्द की कई वजह हो सकते हैं। जी। जो आजकल जो सबसे कॉमन देखा जा रहा है, बच्चे मोबाइल और टीवी ज़्यादा देख रहे हैं, हाँ। उनको रिफ्रैक्शन एरर है, पता चला कि आपने आँख की जांच तो नहीं कराई लेकिन उनको प्रॉब्लम हो रही है देखने में, तो बोलेंगे नहीं, उसकी वजह से हेडेक होगा, स्ट्रेन होगा तो हेडेक होगा। वो परमानेंट क्रॉनिक धीरे धीरे वाला हेडेक होता है, वो अलग तरह का हो गया। आजकल के बच्चों में एंजाइटी भी बहुत है, बहुत सी चीज़ें हैं उनके साथ, उनको बहुत सा नॉलेज भी तुरंत चाहिए, तो माइग्रेन भी बहुत कॉमन हो गया है। जी। जो हम लोग देख रहे हैं कि 5-7 साल के बच्चों से लेकर के 18 साल के बच्चों में माइग्रेन बहुत कॉमन हो गया है। जी। और माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जो कि मतलब क्लिनिकल ही डायग्नोसिस होती है, डॉक्टर ही समझ सकता है। डिफरेंट फ्रिक्वेंट सिम्टम्स जब बार बार आते हैं तो उस हिसाब से माइग्रेन के लिए, अब माइग्रेन के लिए बहुत सी जांच कराने की ज़रूरत है नहीं, लोग सीटी स्कैन और ईईजी ये सब कराने लगते हैं, इसे उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि डायग्नोस करना है क्लिनिकल। वो एक्सपीरियंस पीडियाट्रिशियन जो भी होगा तो वो चांसेज है कि उसको कर लेगा। जी। तो हेडेक को लाइटली कभी नहीं लेना चाहिए। अगर हेडेक फीवर के साथ है, और फीवर किस टाइप का है, देखिए मेनिंजाइटिस होता है, एन्सेफेलाइटिस होता है, उन सब में भी सिम्टम यही शुरू होता है, सर दर्द के साथ हेडेक होगा, बुखार। फीवर होगा। जी। अब आपने लाइटली लिया कि हेडेक ही तो है, दवा दे दो, वो तो पता चला कि एन्सेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस बढ़ गया है, तो टाइफाइड की तरह 3 दिन इंतजार नहीं कराएगा, वो 3 दिन में फैटल हो सकता है, 3 दिन में सीरियस हो सकता है। जी। तो इसलिए कोई भी चीज़ को कहा जाता है कि तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ बार बार हो रही है तो ज़रूर कोई ना कोई वजह है, तो डायग्नोसिस सही होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी हेडेक या फीवर अगर लगातार हो रहा है तो ज़रूर दिखाना चाहिए डॉक्टर को, दिखा करके फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर डायग्नोसिस होनी चाहिए। जी जी। तो किसी भी कोई भी लक्षण जो है उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, चाहे वो बच्चे बुखार तो हो। बिल्कुल ही नहीं करना, बिल्कुल आदमी नहीं लोग करना तो है। बोल लेता है, बच्चा तो बोलता हाँ, वो नहीं। पहचान लेते हैं कि हाँ यहाँ पे हो रहा, पर्टिकुलर इसी एरिया में हो रहा है, लेकिन बच्चे जो है वो नादान है, वो तो दो ही उनको काम समझ करता है, वो तो खाना खाना छोड़ देता है, रोना शुरू करता है। रोना शुरू कर ये देते दोनों भी उसका सिम्टम मान लेते हैं हम लोग हैं। जी कि भाई अगर ये दो सिम्टम भी आया तो भी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जी कि उसको जी दिखा तो लो कि क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ। जी। जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो मलेरिया की बात अगर ना करें तो ये चर्चा जो है वो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं और मच्छर से होने वाली बीमारियों में सबसे प्रमुख है मलेरिया। तो मलेरिया अगर किसी बच्चे में हो रही है तो उसमें क्या लक्षण नज़र आएंगे और उससे बचाव किस प्रकार से किया जाए? देखिए, सभी लोग भी जानते हैं मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। जी। अब बच्चे को बचाने का सबसे बड़ा साधन तो यही कि मच्छरदानी में सुलाएं। मच्छरदानी के अंदर सुलाया जाए, क्योंकि हम कभी ये एडवाइस नहीं करते कि आप गुड नाइट लगाइए या आप उसको जो है मार्टिन के कॉयल लगाइए या ये करिए, उससे उनको एलर्जी होने का भी खतरा है, सफोकेशन भी है, और कितना लॉन्ग टर्म इफेक्ट उनके लंग्स पे होगा कोई नहीं जानता है। तो वो हैबिट नहीं डालनी चाहिए, यूजुअली गुड नाइट वगैरह नहीं लगाना चाहिए, मच्छरदानी में ही बच्चे को सुलाना चाहिए। तो वो तो एक प्रोटेक्शन बचाव हो गया। जी हाँ, एक बचाव हो गया। लेकिन अगर कहीं भी बच्चा खेलेगा कूदेगा, मच्छर तो काट सकता है, मलेरिया हो सकता है किसी को भी, कितना हो कोई बचाए। अगर मच्छर है आपके मतलब मोहल्ले में, घर में या एरिया में मच्छर है आसपास में, वो काट सकता है, उसको कोई जी। मतलब रोक नहीं सकता है। तो उसके लिए अगर सिम्टम्स वही होते हैं कि फीवर ही होता है, हेडेक होता है, फीवर होता है, उसका फीवर दूसरे तरह का होता है,
वो इसलिए मतलब डॉक्टर के पास जाने की बात करते हैं कि उसका फीवर 24 घंटे नहीं रहता है, वो कभी सुबह होगा, कभी शाम को होगा, बीच में बच्चा खेलने भी लगेगा और उसके बाद पता नहीं चलता है, लोग उसे 3 दिन 4 दिन लग जाता है, उसका फिर जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि मलेरिया है। तो मलेरिया के लिए बिना जांच के लोग दवा देना भी नहीं चाहते हैं और देना भी नहीं चाहिए, दोनों चीज़ें हैं। और अगर बहुत ज़्यादा सोसाइटी में फैला हुआ है तो क्लिनिकल बेसिस पर दे भी देते हैं दवा, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट भी दवा बांटती है मलेरिया की। जी जी। तो इसीलिए बांटती है क्योंकि अगर उस एरिया में एंडेमिक हो गया है तो उसके लिए दे सकते हैं दवा। लेकिन ये कि टाइम से इलाज करने से मलेरिया ठीक हो जाता है। लेकिन वही मलेरिया का अगर इलाज कायदे से नहीं हो जी तो वही मलेरिया क्रॉनिक मलेरिया में बदल जाता है। फिर उसको बार बार होगा वो मलेरिया, उसके स्प्लीन में जाकर के वो कीटाणु जम जाते हैं एक तरह से मलेरिया के। फिर उसके बाद वो बार बार उसको होता रहेगा और रिपीटेड होगा, फिर उसका ब्लड कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा और फिर धीरे धीरे वो ज़्यादा बीमार हो जाएगा। तो कहने के लिए बहुत छोटा लगता है कि मलेरिया बीमारी, लेकिन है, उसको भी डायग्नोसिस सही होना जरूरी है, ट्रीटमेंट सही होना जरूरी है। जी, इसलिए जैसे भी कोई भी बुखार आए उसके जांच करवाना बहुत ही आवश्यक है। अभी का समय जो है वो कोरोना काल का समय है और टीका जो है वो दिया जा रहा है। तो बच्चों के टीकाकरण के बारे में हमारे कार्यक्रम में थोड़ी जानकारी दे दें। देखिए, अभी टीकाकरण तो कोरोना बच्चों में अभी शुरू किया है इन लोगों ने कि 5 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों में देंगे। जी। और अभी 12 साल से 18 साल किया है कार्बोवैक्स। 18 साल वाले में तो लग ही रहा है, अभी जो शुरू किया है 5 से 12 साल में, जो कि अभी तक नहीं था। तो 2 कंपनी का है, कार्बोवैक्स करके है, एक कोवैक्सीन लगना है। तो चूंकि सेफ्टी देखा गया है और फिर भी अभी इमरजेंसी बेसिस पे ये अलाउ किया गया है तो लगवाना चाहिए क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। जी। और वैक्सीन देखिए ऐसी चीज़ है कि ये बचाने के लिए प्रोफाइलेक्सिस है, ये तो ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने जैसे अभी आपको बतलाया कि टाइफाइड के लिए वैक्सीन है जी। आपके हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है, उसी तरह एन्सेफेलाइटिस के लिए वैक्सीन है। जैसे एक एन्सेफेलाइटिस एक बीमारी जो गर्मियों में होती है, शायद पिछले 2 साल पहले लोगों को याद होगा कि लोगों ने बोला कि भागलपुर की लीची खाने से जो है एन्सेफेलाइटिस हुआ था। जी हाँ, तो बहुत ज़्यादा फैल रहा था उस एरिया में। जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो एन्सेफेलाइटिस पहले गोरखपुर एन्सेफेलाइटिस था, वो एन्सेफेलाइटिस होता ही है और उसका वैक्सीन भी है और लाइफ में एक ही बार लगता है, तो भी लोग नहीं लगवाते, इतना महंगा नहीं है। एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन 1000 की है जी। लेकिन किसी को एन्सेफेलाइटिस हो जाए तो 80% बचने के चांस नहीं रहते और अगर बच गया के बाद तो पता चला कि अपंग रह गया या कुछ हो गया, लाखों रुपए खर्चा हुए। तो 1000 की वैक्सीन लगवाने के लिए आदमी को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ठीक उसी तरह कोरोना वैक्सीन है जी, अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने भी बोला है, इतना प्राइस नहीं है तो लगवाने में क्या है, लगवाना चाहिए, जरूर लगवाना चाहिए और सेफ्टी देख के ही अलाउ किया गया है। तो इसलिए सब बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं या जो 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं सबको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। और वैक्सीन जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल हैं वो डॉक्टर से मिलने जा कर के कोशिश करें कि वो सारी वैक्सीन को जो है एक एक करके लगवा लें। हम नहीं कहते कि एक साथ ही लगवा लें, क्योंकि जो प्राइमरी वैक्सीनेशन होता है वो 1 साल के अंदर होता है जी। वो तो सब लोग एक बार को जानते हैं, अब काफ़ी लोग जानेंगे, लेकिन तब भी अभी 70% लोग ही लगवा पाए, पूरी जागरूकता नहीं बनी है जी, सब कुछ होने के बावजूद। लेकिन अगर बाकी जो रोग के वैक्सीन हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में, सबको जाकर के लगवाना चाहिए, पूछ के धीरे धीरे आके। और ये जो भ्रांति है कि केवल वैक्सीन बच्चों में लगती है, ऐसा नहीं है जी। वैक्सीन बड़ों के लिए भी है, चाहे वो टाइफाइड की वैक्सीन हो, और चाहे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, और चाहे हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन हो, चाहे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हो, चाहे एन्सेफेलाइटिस की वैक्सीन हो, कोई भी वैक्सीन है जी। तो ये जो भ्रांति है कि वैक्सीन केवल बच्चों में लगती है, ऐसा नहीं है जी हाँ। और ये भी भ्रांति है कि अगर एक बार टीकाकरण का क्रम टूट गया तो दोबारा टीकाकरण जो है वो नहीं शुरू करना चाहिए, वो भी गलत भ्रांति है। कोई भी टीका कभी किसी उम्र से चिकित्सक से संपर्क करके आप पता कर सकते हैं और उसके बाद लगवा सकते हैं। बिल्कुल लगवा सकते हैं। जी जी। डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे बीच में आए, बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी, टीकाकरण के बारे में जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है तो हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार।